हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे इस ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म पर। आज हम पढ़ेंगे डीसी थ्योरी के बारे में, यानी कि दिष्ट धारा सिद्धांत के बारे में। आज की क्लास जो है एमसीक्यू की रहने वाली है, क्योंकि हमने सभी चैप्टर की थ्योरी क्लास कंप्लीट कर ली है। अगर आपने अभी तक थ्योरी क्लास नहीं देखी है तो पहले आप जाकर थ्योरी क्लास देख लीजिए। हमारे इस चैनल पर हर एक चैप्टर की थ्योरी क्लास पड़ी हुई है। और मेरी अगर आप सलाह मानोगे तो मैं तो आपको यही कहूँगा कि आप पहले सभी चैप्टर की थ्योरी क्लास पढ़िए, यानी कि अपना सिलेबस कंप्लीट करिए। उसके बाद आपको एमसीक्यू पढ़ने चाहिए, उनकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। एमसीक्यू की भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन थ्योरी जो है उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। एमसीक्यू पढ़कर जो है हम ये चीज़ पता कर लेते हैं कि जो आयोग हमसे किस तरीके से सवाल बनाकर पूछ सकता है। जो लैंग्वेज होती है एमसीक्यू की, वो हम जो है एमसीक्यू पढ़कर जो है पता कर लेते हैं, उसकी प्रैक्टिस करके पता कर लेते हैं। क्योंकि जो नेमी की लैंग्वेज होती है उससे भी कई बार सवाल पूछ लिए जाते हैं आयोग के द्वारा। इसलिए एमसीक्यू भी जरूरी है, लेकिन उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है थ्योरी रहती है। ठीक है ना। तो आप पहले जो है थ्योरी क्लास देख लीजिए, उसके बाद आपको एमसीक्यू क्लास जो है देखनी चाहिए। और आज की जो है हम पढ़ेंगे डीसी थ्योरी के बारे में। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना खराब करते हुए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल क्या पूछा गया है, यदि करंट का मान लगातार एक क्षण से दूसरे क्षण परिवर्तित होता है तो इसे क्या कहा जाता है। यानी कि कोई करंट है, उसके मान में भी परिवर्तन आ रहा है और उसकी दिशा में भी परिवर्तन आ रहा है, यानी कि हर एक क्षण उसके मान में बदलाव आ रहा है। ये पूछा गया है इस सवाल में। ये लिखा हुआ है यदि करंट का मान लगातार एक क्षण से दूसरे क्षण जो है परिवर्तित होता है तो उसे क्या कहा जाता है। देखिए, आप सभी ने एसी पढ़ा है, एसी थ्योरी के बारे में पढ़ा है। उसमें क्या बताया जाता है कि जो करंट का मान है वो हर क्षण जो है बदलता रहता है। ये इस तरीके से, यानी कि दिशा के मान में भी परिवर्तन होता है और करंट के मान में भी परिवर्तन होता है। तो उसे क्या कहा जाता है, डीसी एसी थ्योरी कहा जाता है, यानी कि प्रत्यावर्ती धारा एसी करंट कहा जाता है। और ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही हो जाएगा, अल्टरनेटिंग करंट। डीसी का आपको पता है उसमें ना तो दिशा में परिवर्तन होता है और ना उसके मान में परिवर्तन होता है। ठीक है। डायरेक्ट करंट किसे कहते हैं, जिसके मान और दिशा में कोई परिवर्तन ना हो उसे हम डायरेक्ट करंट कहते हैं, यानी कि दिष्ट धारा कहते हैं। और अल्टरनेटिंग करंट उसे कहते हैं जिसके मान और दिशा में बदलाव होता है। ठीक है ना। अगला सवाल क्या है, दिष्ट धारा के मामले में धारा प्रत्यावर्ती दिशाओं में प्रवाहित होती है। नहीं, धारा जो है केवल एक ही दिशा में प्रवाहित होती है दिष्ट धारा के मामले में। धारा दोनों दिशाओं में प्रवाहित होती है। नहीं, धारा की दिशा समय के साथ बदलती है। नहीं, जो दिशा होती है वो निश्चित रहती है। उसकी वेव फॉर्म मैंने आपको बताया ऐसे बनती है, डायरेक्ट सीधी एक लाइन। धारा केवल एक ही दिशा में प्रवाहित होती है। बिल्कुल भाई, ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का जो है सही हो जाएगा। धारा जो है केवल एक ही दिशा में प्रवाहित होती है, धारा जो है दिशा जो है उसकी नहीं बदलती है। अगला सवाल क्या है, शॉर्ट सर्किट की दिशा में दशा में, ठीक है ना, किसी सर्किट में कितना करंट प्रवाहित होता है। यानी कि कंडीशन कैसी दे दी इसने, शॉर्ट सर्किट की। और शॉर्ट सर्किट की कंडीशन में हमें पता है रेजिस्टेंस जो है अनंत हो जाता है, इन्फिनिटी हो जाता है, जिसके कारण जो रेजिस्टेंस है वो कितना हो जाता है, रेजिस्टेंस हो जाता है शून्य। कब, शॉर्ट सर्किट की कंडीशन में। और करंट हो जाता है अनंत। और अगर ओपन सर्किट की कंडीशन देगा, ओपन सर्किट की कंडीशन में रेजिस्टेंस हो जाता है अनंत, क्योंकि उसके अंदर कोई करंट प्रवाहित ही नहीं हो सकता है, क्योंकि इसलिए उसका रेजिस्टेंस जो है अनंत होता है। और आई का मान हो जाता है 0। ये है ओपन सर्किट की कंडीशन। और ये है शॉर्ट सर्किट की कंडीशन। शॉर्ट सर्किट में रेजिस्टेंस हो जाता है 0 और करंट हो जाता है अनंत। तो इसमें किसके बारे में पूछा है, शॉर्ट सर्किट के बारे में पूछा है। और करंट के बारे में, शॉर्ट सर्किट की कंडीशन में करंट जो है अनंत हो जाता है, यानी कि अपरिमित। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा सवाल का। ठीक है ना। अगला सवाल क्या है, प्रत्यक्ष धारा के मामले में, या प्रत्यक्ष धारा का मतलब है डायरेक्ट करंट। और डायरेक्ट करंट क्या होता है, दिष्ट धारा। दिष्ट धारा, ठीक है ना। प्रत्यक्ष धारा के मामले में पूछा इन्हें, समय के साथ करंट के परिमाण और दिशा में परिवर्तन होता है। नहीं, विद्युत धारा का परिमाण स्थिर रहता है। ये बात बिल्कुल सही है, विद्युत धारा का जो परिमाण है वो स्थिर रहता है, लेकिन दिशा भी स्थिर रहती है। ये भी बात ध्यान रखनी है। समय के साथ करंट के परिमाण में परिवर्तन होता है। नहीं, परिमाण बिल्कुल इसका निश्चित होता है। धारा के परिमाण और दिशा स्थिर रहती है। बिल्कुल भाई, ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का करेक्ट हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर बी है ना, ऑप्शन नंबर बी में केवल परिमाण की बात कही है, लेकिन ऑप्शन नंबर डी में जो है परिमाण और दिशा दोनों बात बताई गई है कि जो
प्रत्यक्ष धारा है, दिष्ट धारा है, उसके मामले में परिमाण और दिशा जो है दोनों स्थिर रहती है, ना कि केवल परिमाण स्थिर रहता है। ठीक है ना, इसलिए इसको ऑप्शन नंबर डी सवाल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल क्या है, ओम के नियम के अनुसार R इजिकल टू क्या होता है, आर का फॉर्मूला क्या होता है। आपको एक बात बताई गई थी जब मैं इसी थ्योरी क्लास पढ़ा रहा था, इस तरीके से। ठीक है, ऊपर था V, नीचे IR, VIR, याद कैसे रखना इसको, VIR से। ठीक है, अब यहां से क्या फॉर्मूला बनता है, V इजिकल टू IR बनता है, और I का क्या बनता है, I इजिकल टू V बटे R बन जाता है, R का क्या बनता है, V बटे I बन जाता है। अगर आपको ये याद है तो आपको ये तीनों फॉर्मूले जो है याद हो जाएंगे अच्छे तरीके से। तो अब R बराबर क्या होता है, V बटे I होता है। ऑप्शन नंबर क्या है, V बटे I, यस, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे क्या है, I बटे V, I बटे V नहीं होता है, VI नहीं होता है, VI किसका होता है, P का होता है भाई, याद रखना, P बराबर VI होता है। पावर का फॉर्मूला है VI, V प्लस I कुछ होता नहीं है। ठीक है ना, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, R बराबर V बटे I। अगला सवाल है, शोधन परीक्षण यानी कि टेस्टिंग इंसुलेशन के लिए, शोधन यहां पर रोदन आएगा भाई, रोदन, टाइपिंग मिस्टेक है, रोदन आएगा। रोदन परीक्षण के लिए किस धारा का उपयोग किया जाता है, यानी कि वायर के ऊपर मान लीजिए कोई भी किसी भी प्रकार का इंसुलेशन चढ़ा हुआ है, उस इंसुलेशन का हमें माप करना है, उस वो की उसके प्रतिरोध कितना है, उसके इंसुलेशन का, उस इंसुलेशन का प्रतिरोध कितना है वो हमें चेक करना है। तो उसके लिए कौन से करंट की आवश्यकता पड़ेगी, क्या हमें डीसी की आवश्यकता पड़ेगी या फिर एसी की पड़ेगी। तो ध्यान रखना, हमेशा जब हम टेस्टिंग इंसुलेशन करते हैं तो डीसी की आवश्यकता पड़ती है। और किसके द्वारा किया जाता है इंसुलेशन टेस्ट, मेगर के द्वारा, मेगर के द्वारा। और मेगर जो है एक तरीके से डीसी जनरेटर के सिद्धांत पर कार्य करता है। किसके सिद्धांत पर, डीसी जनरेटर के सिद्धांत पर कार्य करता है एक मेगर। और मेगर जो है डीसी पर ऑपरेट होता है, और डीसी किसी कैसी हाई हाई वोल्टेज डीसी पर। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का करेक्ट हो जाएगा, दिष्ट धारा। रोदन परीक्षण के लिए किस धारा का उपयोग किया जाता है, दिष्ट धारा का उपयोग किया जाता है। और रोदन परीक्षण जो है मेगर के द्वारा किया जाता है, और जो मेगर होता है वो डीसी जनरेटर के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला सवाल क्या है, पानी भरी बाल्टी से जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब दोनों ही डूबे हुए तारों के पास काफी बुलबुले देखे जाते हैं, इससे पता चलता है कि सप्लाई की किस्म कैसी है। देखिए सवाल को समझने की कोशिश करिए। यहाँ पर एक बाल्टी ली गई है, इस बाल्टी के अंदर क्या है, पानी भरा गया है। ठीक है, और इसके अंदर दो तार लटका दी गई है, एक तार ये होगी और एक तार ये होगी। इसको थोड़ा नीचे ले आते हैं। इस तरीके से, ठीक है भाई, ये एक बाल्टी है, इसके अंदर दो तार लटकाई हुई है, और इधर से क्या है, इसको एक बैटरी से कनेक्ट किया गया है। ये पॉजिटिव हो गया और ये नेगेटिव हो गया। तब जब हम इस बाल्टी के अंदर ना डीसी करंट प्रवाहित करेंगे तो इसके ना जो आसपास है बुलबुले बनने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, काफी सारे बुलबुले बन जाते हैं इसके में। तो याद रखना, जब भी किसी बाल्टी के अंदर हम तार के द्वारा जो है डीसी करंट प्रवाहित करते हैं तब उसके अंदर काफी सारे बुलबुले आ जाते हैं। तो याद रखना, इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, दिष्ट धारा। पानी भरी बाल्टी से जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब दोनों ही डूबे हुए तारों के पास काफी बुलबुले देखे जाते हैं, इससे पता चलता है कि सप्लाई डीसी है। जब हम डीसी देंगे जब भी बुलबुले इसके अंदर देखे जा सकते हैं। अगर हम इसके अंदर एसी सप्लाई देंगे तो किसी भी प्रकार के बुलबुले इसके अंदर नहीं पैदा होते हैं। ठीक है, अगला सवाल क्या है, ओम के नियम के अनुसार सही संबंध का चयन करें। अभी आपको बताया था ओम के नियम के अनुसार हमें ये चीज याद रखनी है, VIR। ठीक है, यहां से क्या, V बराबर IR, I बराबर V बटे R, R बराबर V बटे I। ये तीनों फॉर्मूले जो है यहाँ से बन जाते हैं। जैसे V इजिकल टू IR बन गया है, और जब हम R को देख रहे हैं तो V बटे I हो गया, और I को देख रहे हैं तो V बटे R हो गया। तो इनमें से कौन सा मैच कर रहा है, R बटे V बटे I, R बराबर V बटे I। बिल्कुल भाई, यहाँ पर होता है, ये ऑप्शन नंबर ए तो सही है। I बराबर VR नहीं, I बराबर V बटे R होता है, ये तो गलत हो गया। R बराबर VI नहीं होता है, V इजिकल टू IR। बिल्कुल भाई, V बराबर IR भी होता है।
तो इसका ऑप्शन नंबर ए और डी दोनों करेक्ट है। आर बराबर वी बटे आई भी होता है और वी बराबर आई आर भी होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ई बना लेना, ए और बी दोनों, ए और डी दोनों, ठीक है भाई। यहाँ पर कुछ मिस्टेक हुई होगी टाइपिंग में। आर बराबर वी बटे आई भी होता है और वी बराबर आई आर भी होता है। अगले सवाल पर चलते हैं। दिष्ट धारा परिपथ यानी कि डीसी सर्किट का शक्ति गुणांक कितना होता है? हमेशा याद रखना यूनिटी होता है, यूनिटी यानी कि इकाई। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। दिष्ट धारा परिपथ का शक्ति गुणांक इकाई होता है, क्योंकि हमें पता है पावर फैक्टर क्या होता है, कोस फाई होता है। कोस फाई क्या होता है? आर बटे जेड होता है। और डीसी सर्किट के उसमें वैसे जेड का मान क्या होता है? जेड का मान होता है आर स्क्वेयर, आर स्क्वेयर प्लस एक्सएल माइनस एक्स सी का स्क्वेयर होल स्क्वेयर, ये होता है। और डीसी की कंडीशन में एक्सएल और एक्ससी तो होते ही नहीं है, तो इसलिए जेड का मान क्या हो जाता है? यहाँ से अंडर रूट ऑफ आर स्क्वेयर बन जाता है। और जब हम स्क्वेयर से इसको रूट को काटते हैं तो जेड बराबर आर आ जाता है। अब यहाँ पर अगर इस जेड का मान अगर हम आर रख दे तो क्या बनेगा? यहाँ पर आर बटे आर हो जाएगा, और आर से आर काटेंगे तो कितना बचेगा? एक बचेगा। इसलिए डीसी सर्किट का जो पावर फैक्टर है वो इकाई होता है, यूनिटी होता है। समझ आ गया होगा आपको। अगला सवाल क्या है? ओम के नियम के अनुसार विद्युत धारा किसके अनुक्रमानुपाती होता है? याद रखना वी जो है समानुपाती होता है आई के। करंट किसकी, विद्युत धारा किसके समानुपाती होता है? वोल्टेज के। प्रतिरोध और वोल्टेज के नहीं होता। प्रतिरोध जो है ना कांस्टेंट होता है। जो यहाँ पर फॉर्मूला बना हुआ है वी, जब इसको इन्फिनिटी को हम हटाते हैं, ये इसको समानुपाती को जब हम हटाते हैं यहाँ से, तो यहाँ पर जो आर निकल कर आता है ना, ये आर जो है कांस्टेंट होता है, ठीक है ना। तो प्रतिरोध क्या होता है? एक कांस्टेंट होता है। प्रतिरोध प्रतिरोध के समानुपाती नहीं होता है, क्योंकि हमें पता है आई बराबर वी बटे आर होता है, और आर तो जो है व्युत्क्रमानुपाती है। वोल्टेज के समानुपाती होता है भाई। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, आवृत्ति के नहीं होता है, ठीक है। ओम के नियम के अनुसार विद्युत धारा किसके समानुपाती होता है? वोल्टेज के समानुपाती होता है। अब अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल क्या है? ओम के नियम को प्रदर्शित करने वाला वक्र कौन सा है? तो हमेशा ध्यान रखना ओम के नियम को हमेशा सीधी रेखा जो है लीनियर, जो ओम के नियम है ना वो लीनियर कंपोनेंट पर लागू होते हैं, ठीक है ना। लीनियर कंपोनेंट पर कैसे दर्शाया जाता है? ऐसे आई वी, ये सीधी रेखा के द्वारा, सीधी रेखा के द्वारा दर्शाया जाता है ओम के नियम को, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए का करेक्ट हो जाएगा। और जो ओम के नियम है वो केवल लीनियर कंपोनेंट पर लागू होते हैं, यानी कि नॉन लीनियर पर नहीं लगते हैं। ये नॉन लीनियर पर नहीं लगते हैं। नॉन लीनियर जैसे कि डायोड हो गया, रेक्टिफायर हो गया, ट्रांजिस्टर हो गया, ठीक है, एफईटी हो गया, बीजेटी हो गया, उन पर क्या है? ओम का नियम लागू नहीं होता। केवल लीनियर कंपोनेंट जैसे रेजिस्टेंस हो गया, इंडक्टर हो गया और ये कैपेसिटर हो गया, उन पर जो है ओम का नियम लागू हो सकता है। और ओम के नियम का की क्या शर्त होती है? कि जो टेम्परेचर है, जो तापमान है ना, वो स्थिर रहना चाहिए, तापमान स्थिर रहना चाहिए। ओम के नियम की ये शर्त होती है, और लीनियर कंपोनेंट पर यह लागू होता है, नॉन लीनियर पर लागू नहीं होता, यानी कि गैर रैखिक पर। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है, ओम के नियम के अनुसार परिपथ धारा डैश के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ओम के नियम के अनुसार परिपथ धारा किसके व्युत्क्रमानुपाती होती है? हमने पढ़ा है आई बराबर वी बटे आर, यानी कि प्रतिरोध के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, यानी कि व्युत्क्रमानुपाती होती है प्रतिरोध की मात्रा के। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। वोल्टता के नहीं होगा, विशिष्ट प्रतिरोध के नहीं होगा। प्रतिरोध, एक मिनट, यहाँ पर प्रतिरोध भी है और प्रतिरोध की मात्रा भी है, तो ऑप्शन नंबर एक को दोनों ही सही हो सकते हैं, प्रतिरोध भी और प्रतिरोध की मात्रा पर भी, ठीक है ना। विशिष्ट प्रतिरोध नहीं होगा, विशिष्ट प्रतिरोध को हम रो से लिखते हैं, ठीक है ना, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगला सवाल क्या है? ओम नियम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? धारा बटा विभवांतर इजिकल टू नेतांक। नेतांक क्या? कांस्टेंट, रेजिस्टेंस की बात हो रही है यहाँ पर। क्या आर का मान आई बटे वी होता है? नहीं, आर बराबर आई बटे वी नहीं होता है। विभव अंतर बटे धारा, यानी कि आर का मान वी बटे आई होता है। बिल्कुल भाई, वी बटे आई होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे देख लेते हैं क्या। विभव अंतर यानी कि V इजिकल टू आई आर होता है। V बराबर आई आर होता है, बिल्कुल भाई, V बराबर आई आर भी होता है। ऑप्शन नंबर सी भी इसका ठीक है। धारा बराबर प्रतिरोध गुणा विभव अंतर,
आई इज इक्वल टू प्रतिरोध आर इंटू वी, आर बटे आर इंटू वी। ये भी गलत है भाई, ये भी नहीं बनता। सवाल में क्या पूछा गया, ओम नियम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है बताना भाई, कौन सा कथन जो है गलत है वो बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए भी जो है गलत है, यानी कि धारा बटे विभव अंतर ये होता नहीं है। और ऑप्शन नंबर जो डी है ये भी गलत कथन है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए और डी दोनों सही बनते हैं भाई, ठीक है ना। हमें बस समझने से मतलब है, धारा जो है प्रतिरोध गुणा विभव अंतर ये तो होता नहीं है, इसलिए कथन डी भी गलत है, और कथन डी भी गलत है, और कथन ए भी गलत है। बी और सी दोनों सही है। अगला सवाल क्या है, ओम के नियम के अनुसार करंट वोल्टेज के अनुपातिक होता है। बिल्कुल भाई, करंट वोल्टेज के अनुपातिक होता है। प्रतिरोध का तापमान निरंतर होना चाहिए, प्रतिरोध का तापमान निरंतर होना चाहिए। देखो भाई, निरंतर जो है निश्चित होना चाहिए। निरंतर मतलब अगर यहाँ पर लिखा होता निश्चित होना चाहिए तो ऑप्शन नंबर बी सही हो सकता था। वोल्टेज निरंतर रहता है और करंट बदलता रहता है, ये भी कुछ नहीं है भाई, ये भी गलत, कथन गलत है। करंट वोल्टेज के व्युत्क्रमानुपाती नहीं होता, जो है वोल्टेज जो है समानुपाती होता है करंट के। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा, करंट जो है वोल्टेज के अनुपातिक होता है, ठीक है। अगर यहाँ पर निश्चित लिखा होता तो ऑप्शन नंबर बी भी इसमें सही हो जाता, क्योंकि जो प्रतिरोध का तापमान है वो निश्चित रहना चाहिए, बदलता बदलता हुआ नहीं रहना चाहिए। अगला सवाल क्या है, प्रतिरोध की इकाई है। प्रतिरोध की इकाई क्या होती है, हम सभी को पता है ओम होती है, ठीक है। मोह किसकी होती है, कंडक्टेंस की होती है। मोह होती है कंडक्टेंस यानी कि चालकत्व की। एम्पेयर जो है करंट की होती है। हेनरी किसकी होती है, इंडक्टेंस की होती है। एम्पेयर सेकंड यानी कि आईटी, आईटी की इसका फॉर्मूला है हम सभी को पता है, क्यू का होता है, क्यू बराबर आईटी, यानी कि एम्पेयर सेकंड होती है आवेश की, आवेश यानी कि चार्ज, चार्ज की इकाई होती है एम्पेयर सेकंड, ठीक है भाई, इतना समझ आ गया होगा आपको। अगला सवाल क्या है, ओम का नियम निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है। सवाल जो है ओम के नियम के इर्द गिर्द घूम रही है, ठीक है ना। गैर रैखिक परिपथों पर तो लागू नहीं होता है भाई, यानी कि नॉन लीनियर की बात की है इसने। केवल डीसी परिपथों पर, केवल एसी परिपथों पर नहीं, एसी और डीसी दोनों पर होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा, एसी और डीसी दोनों परिपथों पर लागू होता है ओम का नियम। शर्त क्या है, बस टेम्परेचर यानी कि तापमान जो है वो निश्चित रहना चाहिए, तापमान निश्चित रहना चाहिए। नॉन लीनियर पर यह लागू नहीं होता, केवल लीनियर कंपोनेंट पर लागू होता है। ओम का नियम लागू किया जा सकता है दिष्टकारी पर यानी कि रेक्टिफायर पर। रेक्टिफायर जो है नॉन लीनियर होते हैं तो उस पर तो नहीं किया जा सकता। प्रतिरोध पर किया जा सकता है, जीनर डायोड पर नहीं किया जा सकता, ट्रांसफार्मर पर भी नहीं किया जा सकता। प्रतिरोध पर जो है लागू किया जा सकता है ओम का नियम, ठीक है ना। अगला सवाल है, एक संवाहक यानी कि कंडक्टर का गुण जो इसके माध्यम से धारा के प्रवाह का विरोध करता है उसे क्या कहा जाता है। यानी कि किसी कंडक्टर के अंदर से करंट का प्रवाह का जो विरोध करता है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं प्रतिरोध। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा, प्रतिरोध जो है किसी भी कंडक्टर से धारा का प्रवाह का विरोध करता है। वोल्टेज क्या है, वोल्टेज जो है धारा को धक्का लगाने का कार्य करता है एक कंडक्टर के अंदर, ठीक है ना। ईएमएफ क्या कहते हैं, ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, एक तरीके का बल लगाता है ये धारा के ऊपर, ठीक है ना। अगला सवाल है, ओम की इकाई क्या है। ओम इकाई है, किसकी इकाई है, ओम प्रतिरोध की इकाई है, प्रेरक रिएक्टेंस की इकाई है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस की इकाई है, या फिर इन सभी की। ओम आप सभी को पता है इन सब की इकाई होता है, प्रतिरोध की भी होती है, रिएक्टेंस की भी होती है, इंडक्टिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ठीक है, दोनों की तीनों की इकाई होती है ओम। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्न में से क्या ओम के नियम का पालन नहीं करता। अर्धचालक पालन नहीं करते हैं क्योंकि ये नॉन लीनियर कंपोनेंट होते हैं। थर्मिस्टर भी नहीं करता है, ये भी नॉन लीनियर। ट्रांजिस्टर भी नहीं करता, वैक्यूम ट्यूब भी नहीं करता। ये सभी इन सभी में से कोई भी जो है ओम के नियम का पालन नहीं करता है, ठीक है ना। अगला सवाल है, निम्नलिखित विकल्पों में से प्रतिरोधकों के कार्य को पहचानो। यानी कि प्रतिरोधक का क्या कार्य होता है, विद्युत धारा का प्रवाह घटाने के लिए, विद्युत धारा का प्रवाह रोकने के लिए, विद्युत धारा का प्रवाह परिवर्तित करने के लिए, विद्युत धारा का प्रवाह बढ़ाने के लिए। देखिए भाई, प्रतिरोधक जो है प्रवाह बढ़ाता नहीं है, प्रवाह घटाता है, तो ऑप्शन नंबर डी गलत हो गया।
विद्युत धारा का प्रवाह परिवर्तित नहीं करता है ये। विद्युत धारा का प्रवाह रोकने के लिए क्या है, हम स्विच का इस्तेमाल करते हैं। विद्युत धारा के प्रवाह को रोकने के लिए हम स्विच का इस्तेमाल करते हैं, या फिर हम कह देते हैं ओपन सर्किट होता है। जब ओपन सर्किट में जो रेजिस्टेंस का मान जब अनंत होता है ये, लेकिन यहाँ पर ऐसी कोई कंडीशन नहीं बताई गई कि रेजिस्टेंस जो है अनंत है, ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन नंबर बी भी गलत हो जाएगा। पर विद्युत धारा का प्रवाह घटाने के लिए, हाँ बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए सही है, विद्युत धारा का प्रवाह घटाने के लिए। वैसे जो है विद्युत धारा को कंट्रोल करने के लिए यानी कि नियंत्रित करने के लिए हम बोल सकते हैं इसको, नियंत्रित करने के लिए। विद्युत जो प्रतिरोधक का कार्य होता है विद्युत धारा को नियंत्रित करने के लिए, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगला सवाल है, ओम का नियम किस पर लागू नहीं होता है? अर्धचालकों पर लागू नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन के प्रतिरोध पर तो लागू होता है, उच्च वोल्टेज परिपथ पर भी लागू होता है, एसी परिपथ पर भी लागू होता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ओम का नियम जो है अर्धचालकों पर लागू नहीं होता है। अगला सवाल है, निम्नांकित में से कौन सा निष्क्रिय घटक है? निष्क्रिय यानी कि पैसिव घटक है, पैसिव घटक। डायोड, डायोड एक्टिव घटक होता है, एक्टिव कंपोनेंट होता है। संधारित्र, संधारित्र तो एक पैसिव कंपोनेंट है, क्योंकि हमें पता है आर एल सी ये तीनों क्या है, पैसिव कंपोनेंट है। किसी सर्किट के अंदर केवल रजिस्टेंस लगा हो, केवल इंडक्टर लगा हो, या फिर केवल कैपेसिटर लगा हो, उसको कहते हैं निष्क्रिय घटक, ठीक है। प्रतिरोध भी एक निष्क्रिय घटक है और प्रेरक भी एक निष्क्रिय घटक है। डायोड क्या है, एक पैसिव कंपोनेंट, एक्टिव कंपोनेंट होता है, ठीक है ना। डायोड एक एक्टिव कंपोनेंट होता है, ये निष्क्रिय घटक नहीं है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है, परिपथ एसी हो या डीसी, किसी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट से प्रवाहित धारा का परिमाण घटाने में सबसे प्रभावी क्या होता है? चाहे सर्किट एसी है चाहे सर्किट डीसी है, अगर हमें करंट के प्रवाह को कम करना है तो प्रतिरोध का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा, यानी कि रेजिस्टेंस का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। प्रेरक का नहीं, प्रेरक जो है धारा के परिवर्तन का विरोध करता है। प्रेरक क्या करता है? धारा के परिवर्तन का विरोध करता है। कैपेसिटर वोल्टेज के परिवर्तन का विरोध करता है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी और सी और डी गलत हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। प्रतिरोध किसका व्युत्क्रम होता है? प्रतिरोध याद रखना कंडक्टेंस का, कंडक्टेंस हिंदी में इसे बोलते हैं चालकत्व। प्रतिरोध चालकत्व यानी कि कंडक्टेंस का व्युत्क्रमानुपाती होता है। कंडक्टेंस ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। ससेप्टेंस का व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है? रिएक्टेंस, रिएक्टेंस। ससेप्टेंस का व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है? रिएक्टेंस। इंपीडेंस का होता है एडमिटेंस, इंपीडेंस का व्युत्क्रमानुपाती होता है एडमिटेंस। रिएक्टेंस ये भी आपको बताया, ससेप्टेंस का व्युत्क्रमानुपाती रिएक्टेंस होता है, ठीक है ना। और इंपीडेंस का एडमिटेंस। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का करेक्ट हो जाएगा, यानी कि इस सवाल में पूछा गया प्रतिरोध का व्युत्क्रमानुपाती होता है कंडक्टेंस। प्रतिरोध की इकाई होती है ओम और कंडक्टेंस की होती है महो, ठीक है। अगला सवाल है, पृथ्वी का प्रतिरोध कितना होता है? पृथ्वी का प्रतिरोध याद रखना शून्य होता है। कितना होता है? शून्य, शून्य या फिर बहुत कम होता है, शून्य या फिर कम। 1 मेगा ओम नहीं होता है, असीमित यानी कि इन्फिनिटी नहीं होता है, 1 ओम कह सकते हैं, लेकिन शून्य ऑप्शन में दिया हुआ है तो डी। पृथ्वी का प्रतिरोध कितना है? शून्य। या फिर अगर ऑप्शन में होता कम, शून्य की बजाय वो सवाल में दे सकता था कम भी, तो इसका ऑप्शन नंबर, फिर भी हम ऑप्शन नंबर डी सही करते। पृथ्वी का प्रतिरोध कम या फिर शून्य होता है। जब हमने अर्थिंग वाला चैप्टर पढ़ा था तब इस बारे में हमने जाना था कि अर्थिंग का प्रतिरोध बहुत कम या फिर शून्य होता है। अगला सवाल है, किसी विशेष पदार्थ के मीटर घन के विपरीत पृष्ठों के बीच प्रतिरोध को क्या कहा जाता है? देखिए कोई तार है, मान लीजिए ये एक तार है, इस तार का एरिया हो गया मीटर स्क्वायर और ये लंबाई होगी इसकी मीटर, ठीक है। तो यहाँ जब इसको गुणा करेंगे तो क्या बनेगा? मीटर क्यूब बन जाएगा। इस सवाल में इसी के बारे में पूछा है, मीटर घन यानी कि मीटर क्यूब के विपरीत पृष्ठों के बीच का जो प्रतिरोध है उसको क्या कहा जाता है? तो ध्यान रखना उसको कहा जाता है विशिष्ट प्रतिरोध,
यानी कि रजिस्टिविटी भी हम इसे इंग्लिश में कहते हैं, क्या कहते हैं, रजिस्टिविटी। और किस तरीके से हम इसको लिख बना सकते हैं, इसको इस तरीके से भी बना सकते हैं, देखिए मीटर, ठीक है। इस तरीके से भी हम इसे बना सकते हैं मीटर क्यूब, यानी कि इसके जो विपरीत जो पृष्ठ है ना, उनके बीच के प्रतिरोध के बारे में पूछा है। इनके जो ये पृष्ठ हो गए, इन पृष्ठों का विपरीत जो है, उनके बीच में कितना प्रतिरोध, जो प्रतिरोध होता है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं विशिष्ट प्रतिरोध यानी कि रजिस्टिविटी। और रजिस्टिविटी की इकाई होती है ओम मीटर। अगला सवाल है, विद्युत के प्रति शरीर का प्रतिरोध जितना अधिक होगा उतना व्यक्ति को नुकसान कम होगा या ज़्यादा। अब आप सोचिए, अगर आपके शरीर का प्रतिरोध ज़्यादा है तो क्या आपके शरीर के अंदर से विद्युत धारा जा पाएगी? बहुत कम जा पाएगी। कोई तार है, इस तार का प्रतिरोध क्या है, बहुत ज़्यादा है, तो इसका करंट क्या होगा, करंट इसके अंदर से कम जा पाएगी। तो वैसा ही शरीर के हिसाब से, शरीर के है देख ले, अगर शरीर का प्रतिरोध ज़्यादा है, प्रतिरोध जितना अधिक होगा उतना ही करंट हमारे शरीर के अंदर से कम जाएगा, यानी कि शरीर को नुकसान जो है कम पहुंचेगा, शरीर को नुकसान कम पहुंचेगा, कम होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अगर प्रतिरोध जितना अधिक होगा नुकसान उतना अधिक नहीं होगा। विद्युत पर प्रतिरोध का प्रभाव नहीं, विद्युत पर प्रतिरोध का प्रभाव होता है, प्रभाव को जो है कम करता है। प्रतिरोध बराबर नहीं होगा, दोगुना नहीं होगा, तो इसलिए प्रतिरोध अगर ज़्यादा होगा तो व्यक्ति के शरीर को नुकसान भी कम होगा। अगला सवाल है, संवाहक की लंबाई, संवाहक का मतलब है कंडक्टर की लंबाई, और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्रमशः डैश होने पर संवाहक की विद्युत प्रतिरोधकता इसके प्रतिरोध के बराबर होगी। प्रतिरोधकता यानी कि रजिस्टिविटी का जो मान है, रजिस्टिविटी का मान जो है वो रजिस्टेंस के बराबर कब होगा। अब हमें रजिस्टेंस का फॉर्मूला पता है, आर बराबर रो एल बटा ए होता है। अगर लंबाई का और इसके क्षेत्रफल है, जो लंबाई और क्षेत्रफल का मान अगर बराबर हो जाए, यानी कि मान लीजिए लंबाई भी 1 मीटर है और इसका जो क्षेत्रफल है वो भी 1 मीटर स्क्वेयर है, तो एक से एक कट जाएगा तो आर के समानुपाती क्या बच जाएगा, आर बराबर रो का मान बच जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखना, जब भी संवाहक की लंबाई और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल को अगर बराबर रखेंगे तो संवाहक की जो प्रतिरोधकता है और प्रतिरोध है बराबर हो जाएंगे। तो इस सवाल में क्या पूछा गया है वो देखते हैं। संवाहक की लंबाई और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना हो, कितना हो, उनका मान कितना हो कि जो प्रतिरोधकता प्रतिरोध के बराबर हो जाए। हमेशा ध्यान रखना उनका मान बराबर होना चाहिए, 1 मीटर और 1 सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं। अगर जो मीटर में इकाई है किसी चीज़ की तो दूसरे में भी मीटर की होनी चाहिए, यानी कि लंबाई अगर 1 मीटर है ना तो उसका जो क्षेत्रफल है वो भी मीटर में ही होना चाहिए, यानी कि 1 मीटर स्क्वायर होना चाहिए। लंबाई की यूनिट मीटर होती है और एरिया की मीटर स्क्वायर होती है, ठीक है ना। तो और दूसरा ऑप्शन क्या है, 1 मीटर और 1 मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, 1 मीटर और 1 मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी क्या है, 1 मीटर और 2 मीटर स्क्वायर नहीं, 1 मीटर 2 सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं। या फिर अगर ये 1 मीटर, इसके 1 मीटर की जगह ना या 100 सेंटीमीटर भी लिख दे वो भी सही बन जाएगा। यानी कि सवाल में अगर ऑप्शन में दे देना 100 सेंटीमीटर और 1 मीटर स्क्वायर तो वो भी सही हो जाएगा सवाल, क्योंकि 1 मीटर में ही 100 सेंटीमीटर होते हैं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर ही तो होते हैं। तो इसका अगर 100 सेंटीमीटर भी दिया होता है यहाँ पर तो फिर भी ये ठीक हो जाता, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, विशिष्ट प्रतिरोध को किस से दर्शाया जाता है, ओम, सेंटीमीटर, माइक्रो ओम, सेंटीमीटर। अभी आपको बताया था ओम मीटर से। आर बराबर क्या होता है, आर बराबर होता है रो एल बटा ए, ठीक है। अब यहाँ पर रो का मान क्या बनेगा, रो का मान बन जाएगा आर इंटू ए बटे एल। रो इज इक्वल टू रजिस्टेंस का मान होता है ओम, इकाई एरिया की इकाई कितनी होती है, मीटर स्क्वेयर, और लंबाई की होती है मीटर। तो जब इस 1 मीटर से 1 मीटर कट जाएगा तो क्या बच जाएगा, ओम मीटर बच जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। विशिष्ट प्रतिरोध यानी कि रजिस्टिविटी की इकाई होती है ओम मीटर। अगला सवाल है, किसी पदार्थ का प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है, किसी पदार्थ, कोई पदार्थ है उसका प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है, लंबाई पर बिल्कुल, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर भी करता है, पदार्थ पर भी करता है, तापमान पर भी करता है, इन सभी पर।
तो किसी पदार्थ का जो प्रतिरोध है वो इन सभी पर निर्भर करता है, लंबाई पर भी निर्भर करता है, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल यानी कि एल पर भी करता है, एरिया भी करता है, और पदार्थ की प्रकृति पर भी करता है, और तापमान पर भी करता है। तो हमेशा ध्यान रखना। लेकिन अगर यहाँ पर पूछ लेता प्रतिरोधकता के बारे में, प्रतिरोधकता प्रतिरोधकता किस पर निर्भर करती है? पदार्थ की प्रकृति पर और केवल तापमान पर निर्भर करती है। वो लंबाई पर नहीं करती है, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करती है। वो केवल प्रतिरोधकता जो है पदार्थ की प्रकृति पर और तापमान पर निर्भर करती है। यदि हम किसी वायर के डैश को दोगुना करते हैं तो उसका प्रतिरोध दोगुना हो जाएगा। यानी कि हम इस फॉर्मूला जो हमें पता है R इजिकल टू रो एल बटा ए, इसमें से किस चीज़ की, यानी कि क्या हमें लंबाई को दोगुना करना पड़ेगा, या फिर एरिया को दोगुना करना पड़ेगा, या फिर तापमान को या फिर भार को दोगुना कर दे जिससे उसका प्रतिरोध भी दोगुना हो जाए। अगर हमें इसके प्रतिरोध को दोगुना करना है तो हमें लंबाई को दोगुना करना पड़ेगा। अगर हम दो लंबाई को दोगुना कर देंगे तो प्रतिरोध भी जो है दोगुना हो जाएगा, क्योंकि एक दूसरे के समानुपातिक होता है। तो हमेशा ध्यान रखना, यदि हम किसी वायर के इसके लंबाई को दोगुना करेंगे तो उसका प्रतिरोध भी दोगुना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका ये करेक्ट हो जाएगा, लंबाई को दोगुना करने पर प्रतिरोध भी दोगुना हो जाता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस पर कंडक्टर का प्रतिरोध विपरीत ढंग से बदलता है? अभी हमने फॉर्मूला देखा L बटा ए, यानी कि जो एरिया है और जो रेजिस्टेंस है वो एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर हम एरिया को बढ़ा देंगे तो प्रतिरोध घट जाएगा, अगर हम एरिया को कम कर देंगे तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा। यानी कि यहाँ पर जो है प्रतिरोध विपरीत ढंग से बदलता है, घटता या फिर बढ़ता है। तापमान पर नहीं, लंबाई के तो समानुपाती होगा, विपरीत ढंग से नहीं, सीधे अनुपातिक ढंग से बदलता है। और जो तापमान भी है ना वो भी सीधे अनुपातिक ढंग से बदलेगा, यानी कि R जो है समानुपाती होता है T के। अगर तापमान बढ़ेगा तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा, और यदि फिर अगर हम ये भी कह सकते हैं अगर प्रतिरोध बढ़ेगा तो तापमान भी बढ़ जाएगा उस तार का। जैसे हीटिंग एलिमेंट होता है, हमें पता है हीटिंग एलिमेंट नाइक्रोम होता है। नाइक्रोम के अंदर क्या है, रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है जिसके कारण उसका तापमान बढ़ जाता है। प्रतिरोधकता के नहीं, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। यानी कि अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के साथ प्रतिरोध का मान जो है विपरीत ढंग से बदलता है, क्योंकि इसका मान व्युत्क्रमानुपाती होता है प्रतिरोध से। अगला सवाल है, अगर एक परिमित दायरीय चालक का व्यास घटाकर आधा होता है तो उसका प्रतिरोध क्या होगा? तो एक बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है, यहाँ पर पूछा गया व्यास के बारे में, ना कि एरिया के बारे में। एरिया के बारे में नहीं पूछा गया, यहाँ पर व्यास के बारे में पूछा गया। और एरिया क्या होता है, पाई R स्क्वेयर होता है। इस R को घटाने के लिए बोल रहा है ये सवाल में। अगर एक परिमित दायरीय चालक का व्यास घटाकर आधा हो जाए, इस R की बात करिए इसने, इस R को अगर हम आधा कर देंगे तो उसका प्रतिरोध कितना होगा? देखिए सवाल क्या हो, फॉर्मूला क्या होता है, 1/A। इसको हम मान लेते हैं, रो एल की बात नहीं हुई यहाँ पर, इसलिए हम उनको हटा देते हैं, 1/A कर देते हैं। अब जो A है वो क्या है, R है। R इजिकल टू 1/R स्क्वेयर में यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है ना। अब जो है 1/R को कितना कर दिया इसने, आधा, घटाकर आधा कर दिया, यानी कि 1/2 कर दिया, 1/2 कर दिया। और उसका क्या है, स्क्वेयर, उसका है स्क्वेयर। अब 2 दूनी 4, 2 का स्क्वेयर क्या होगा, 4। तो यहाँ पर बन जाएगा, 1 मिनट, R इज इक्वल टू 1/4। अब जो 4 है ये ऊपर जाकर क्या है, ऊपर चला जाएगा, R इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, 4 बन जाएगा। यानी कि प्रतिरोध हो जाएगा 4 गुना। अगर हम किसी भी चालक का व्यास घटाकर आधा कर देंगे, यानी कि पहले कंडक्टर इतना मोटा था, अब इस कंडक्टर को क्या है आधा कर दिया, इतना मोटा कर दिया, ठीक है। तो इसके अंदर से क्या है, करंट कम गुजरेगा, इसके अंदर से करंट ज्यादा गुजरेगा, इसके अंदर से करंट कम गुजरेगा, बढ़ेगा तो है ही नहीं। यानी कि एरिया तो क्या है, घटेगा ही। एरिया घटने से प्रतिरोध तो बढ़ेगा, तो समान रहता है, समान तो रहेगा नहीं, घटकर आधा हो जाए, घटकर आधा भी नहीं होगा, प्रतिरोध तो बढ़ ही जाएगा, 4 गुना होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। यानी कि किसी भी चालक का व्यास अगर हम आधा कर देंगे तो उसका जो प्रतिरोध है वो 4 गुना हो जाएगा, 2 गुना नहीं होगा। 2 गुना कब होता, अगर वो एरिया की बात करता, अगर वो एरिया को आधा करता ना तो प्रतिरोध 2 गुना हो जाता।
अगला सवाल है, किसी तार का प्रतिरोध निम्नलिखित के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अभी हमने देखा आर समानुपाती व्युत्क्रमानुपाती 1/a होता है, यानी कि अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। लंबाई के तो समानुपाती होता है, प्रतिरोधकता के भी समानुपाती होता है और तापमान के भी समानुपाती होता है। अगला सवाल क्या है, यदि किसी धातु के तार के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल को 2 गुना किया जाता है तो इसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा। अब बात किया है इसने क्षेत्रफल की, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल की। ये जो सवाल था पीछे इसमें बात करी थी उसने व्यास की, अब उसने बात करी है अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल की। और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल 1/a हम मान लेते हैं। उसने क्या बोला है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल को 2 गुना करने के लिए बोला। अब की बार 2a हो जाएगा। अगर एरिया मान लीजिए पहले तार का इतना था, अब एरिया जो है इतना हो गया, तो अब इसके अंदर से करंट आसानी से गुजर सकता है, यानी कि प्रतिरोध का मान कम हो जाएगा। कितना कम हो जाएगा, 2 गुना कम हो जाएगा, यानी कि आधा हो जाएगा। ये मान लेते क्या बन गया, 1/2 आर इजिकल टू 1/2 हो गया, यानी कि आधा हो गया। 2 गुना नहीं होगा, अपरिवर्तित भी नहीं, 3 गुना अधिक नहीं होगा, आधा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा भाई। ये प्रतिरोध कितना हो जाएगा, प्रतिरोध हो जाएगा आधा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक सुचालक के प्रतिरोध को प्रभावित नहीं करता है। यानी कि कौन सा कारक है इनमें से जो सुचालक के प्रतिरोध को प्रभावित नहीं करेगा। सामग्री की प्रतिरोधकता तो करता है, सुचालक की कुल लंबाई भी करता है, सुचालक का क्रॉस सेक्शनल एरिया भी करता है, सुचालक का तापमान भी प्रभावित करता है, लेकिन सुचालक का वजन प्रभावित नहीं करता। सुचालक का यानी कि जो चालक होता है उसका वजन किसी भी प्रकार से जो है प्रभावित नहीं करेगा प्रतिरोध को। तो ऑप्शन नंबर ई जो है इस सवाल का करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है, एक या एक से अधिक विद्युत वाहक बल स्रोतों से युक्त जाल क्या कहलाता है। क्या वो निष्क्रिय जाल या पैसिव, एक्टिव, लीनियर, नॉन लीनियर। कौन सा जाल कहलाता है, वो कहलाता है सक्रिय जाल। यानी कि कोई सर्किट है उसके अंदर ईएमएफ बैटरी लगी हुई है बहुत ज्यादा, सीरीज के अंदर भी लगी हुई है, पैरेलल के अंदर भी लगी हुई है, एक जाल बिछा हुआ है बैटरियों का, ईएमएफ का, ठीक है ना। तो उससे युक्त जो जाल है वो क्या कहलाता है, हमेशा याद रखना। जिस भी इसके सर्किट के अंदर कोई बैटरी सोर्स लगा होता है, कोई सोर्स लगा होता है करंट देने के लिए, तो उसको कहते हैं एक्टिव सोर्स, एक्टिव सोर्स। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। यदि किसी सर्किट के अंदर रजिस्टर लगा हुआ है, इंडक्टर लगा हुआ है और कैपेसिटर लगा हुआ है केवल, ठीक है ना, और कुछ नहीं लगा हुआ, उसके अंदर कोई एक्टिव कंपोनेंट नहीं लगा होता, तो उसको बोलते हैं पैसिव सोर्स, यानी कि निष्क्रिय जाल। अगला सवाल है, दिए गए चित्र में किरचॉफ के धारा के नियम के अनुसार धाराओं में संबंध है। आप सभी ने केसीएल का नियम पढ़ा है, केसीएल यानी कि किरचॉफ करंट लॉ। इसको हम किरचॉफ का पहला नियम भी कहते हैं। इस नियम के अनुसार क्या होता है, किसी बिंदु पर आने वाला करंट और जाने वाला करंट का मान बराबर रहता है। क्या बताता है केसीएल हमें, किसी भी बिंदु पर या फिर किसी भी इस नोड पर आने वाला करंट का मान जाने वाले करंट के मान के बराबर रहता है। जैसे इस बिंदु है, ये बिंदु है, जैसे कि ये बिंदु है, इस बिंदु पर कौन कौन सा करंट आ रहा है, I1 भी आया हुआ है, I2 भी आया हुआ है और I4 भी आया हुआ है, यानी कि I1 प्लस I2 प्लस I4 हो जाएगा। इन तीनों को करंट को मान को हम जोड़ देंगे और जाने वाला करंट कौन सा है, I3 और I5, I3 प्लस I5। यहाँ पर हमने क्या बना दिया, आने वाले करंट का मान और जाने वाले करंट का मान बराबर होता है। ये हमें कौन बताता है, किरचॉफ का पहला नियम बताता है। और केवीएल का नियम भी आपने पढ़ा होगा, उसके बारे में कल हम चर्चा करेंगे। आज हम केसीएल को समझ लेते हैं। केसीएल का नियम हमें कहता है किसी भी बिंदु पर आने वाला करंट का मान, किसी भी बिंदु पर आने वाला करंट जाने वाले करंट के मान के बराबर रहता है। I1 इजिकल टू I2, ये सभी करंट जो है बराबर नहीं होंगे। I1 प्लस I2 प्लस I3 नहीं, I4 होता तो हम ठीक कर देते। I2 माइनस I1, I माइनस का कोई काम नहीं है। I1 प्लस I2 प्लस I4 इजिकल टू I3 प्लस I5। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और जो केसीएल का नियम है ये आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है, आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। और केवीएल जो है ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला सवाल है, यदि किसी वोल्टेज स्रोत से
कोई लैंप समांतर में लगे हैं तो एक लैंप यदि जल जाए तब अन्य सभी लैंप में क्या प्रभाव होगा। देखिए, अगर मान लीजिए एक लैंप जो है यहाँ पर लगा हुआ है, एक लैंप यहाँ पर लगा हुआ है और एक लैंप जो है इससे नीचे लगा हुआ है। 1 मिनट, एक लैंप यहाँ पर लगा हुआ है, ये 3 लैंप लगे हुए हैं और नीचे क्या है, यहाँ पर लगा दिया वोल्टेज सोर्स। अगर मान लीजिए ये ऊपर वाला जो बल्ब है ये खराब हो जाता है तो इन दोनों पर क्या असर पड़ेगा, इन दोनों पर ध्यान रखना कोई भी असर नहीं पड़ेगा। अगर ये सीरीज में लग रहे होते ना तब इनके ऊपर असर पड़ सकता था। अब आप घरों का एग्जांपल लीजिए, घरों में जो वायरिंग होती है वो पैरेलल में की जाती है, घरों में जो वायरिंग होती है वो पैरेलल में की जाती है। अगर आपके घर का कोई बल्ब फ्यूज हो जाता है, क्या दूसरा बल्ब कम या ज़्यादा जलने लग जाता है? नहीं, उस दूसरे बल्ब पर कोई भी असर नहीं पड़ता है। तो हमेशा ध्यान रखना, किसी भी वोल्टेज सोर्स में कई लैंप अगर समांतर में लगे हैं तो एक लैंप जल भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा, प्रभावित नहीं होंगे, क्योंकि पैरेलल के अंदर ना वोल्टेज समान रहती है हर एक बल्ब के अंदर, चाहे कोई फ्यूज भी हो जाए चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे उसको हम हटा दें तो वोल्टेज अन्य दोनों लैंपों के अंदर समान रहेगी। लेकिन सीरीज के अंदर क्या होता है, वोल्टेज जो है कम ज़्यादा हो जाती है अगर एक बल्ब फ्यूज हो जाता है तो, इसलिए जो कम या फिर ज़्यादा रोशनी होगी वो वोल्टेज के कारण ही होती है। और पैरेलल के अंदर किसी भी प्रकार की वोल्टेज जो है अलग अलग नहीं रहती है, समान रहती है हर एक बल्ब के अंदर, इसलिए वहाँ पर प्रभाव नहीं पड़ता है। तो दोस्तों आज की क्लास में इतने सवाल करते हैं। आज हमने जो है 40 सवाल जो किए हैं, बचा हुआ जो पार्ट है वो नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करना। अगर आपका कोई दोस्त है हरियाणा LMSA की तैयारी कर रहा है तो उसको भी आप हमारी इन क्लासेस के बारे में बता सकते हैं। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही करते हैं, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट क्लास में।